नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवाई 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 13 अगस्त 2026। दिन है गुरुवार। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, जो कि रात को 8:42 तक रहेगी। अब बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। तो अभिजीत मुहूर्त दोपहर के 12:18 से लेकर 1:09 तक का रहेगा। राहु काल की अगर बात की जाए तो दोपहर के 2:19 से लेकर 3:55 तक का समय जो है वो राहु काल का रहेगा। इस समय आपको कोई भी नया या शुभ काम करने से बचना चाहिए। अब नजर डालते हैं इस बुलेटिन में बड़ी और अहम खबरों की। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो संसद सत्र का समापन होने वाला है। 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं। 13 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्य रूप से संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन की विधायी कार्यवाही को पूरा करने और लंबित विधेयकों को पारित कराने में व्यस्त रहेंगे। इसके साथ ही वे अपने आगामी 15 अगस्त को लेकर लाल किले पर आयोजित होने वाले देश के ऐतिहासिक 80वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के समारोह की अंतिम सुरक्षा व प्रशासनिक तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा भी करेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लाल किले पर होने वाले विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी आज अंतिम रूप दिया जाएगा। सत्र के समापन के दौरान प्रधानमंत्री हर घर तिरंगा अभियान की प्रगति का जायजा लेते हुए स्वतंत्रता दिवस के अपने राष्ट्रीय संबोधन से जुड़ी तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे। वहीं आज ही के दिन की अगर बात की जाए तो भारत में शिक्षा और नौकरियों की बड़ी डेडलाइंस हैं, जहां काउंसलिंग भी होने वाली है। आज 13 अगस्त 2026 को भारत के शिक्षा व रोजगार क्षेत्र में कई अहम गतिविधियां होने वाली है, जिसमें उम्मीदवारों के लिए आवेदन की अंतिम समय सीमा बेहद नजदीक है। स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात की जाए तो एम्स नोर केट 11 नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज लास्ट डेट रहेगी, जिसकी खिड़की शाम 5 बजे बंद हो जाएगी। वहीं शिक्षा विभाग में कर्नाटक KREIS के तहत 1087 शिक्षक पदों पर सरकारी नौकरी पाने के लिए भी आज लास्ट एप्लीकेशन आप दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा के मोर्चे पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में BEd के में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग का जो दिन है वो आज दूसरा दिन रहेगा। यहाँ छात्र अपनी सीटों को सुरक्षित करने की प्रक्रिया में जुटे रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की विद्युत सखी योजना का कमाल। 16,000 महिलाओं ने वसूला 3500 करोड़ का बिजली बिल और कमाए 45 करोड़। उत्तर प्रदेश के गांवों में अब बिजली का बिल केवल घर का खर्च नहीं बल्कि हजारों महिलाओं के स्वावलंबन और सम्मानजनक कमाई का जरिया बन चुका है। योगी सरकार की नीतियों के तहत समय सहायता समूहों से जुड़ी करीब 16,000 विद्युत सखियों ने अब तक 1.53 करोड़ बिजली बिल जमा करके रिकॉर्ड बनाया है और 3500 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया है। इस पारदर्शी व्यवस्था के बदले इन ग्रामीण महिलाओं के हाथ में 45.4 करोड़ की सीधी कमीशन आई है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिला भागीदारी की नई पटकथा लिखी गई है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार का नया शिक्षा प्लान भी आ रहा है। 75 जिलों के शिक्षकों को मिलेगी खास गाइड और डायरी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कक्षा 1 से लेकर 5 तक हिंदी और गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षक डायरी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके लिए समग्र शिक्षा की ओर से 338.54 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है। वहीं शिक्षा 6 से लेकर 8 तक के शिक्षकों के लिए 42.61 लाख रुपए की अलग से लिमिट जारी की गई है। संदर्शिका में शिक्षक पाठ का और गतिविधियों की बेहतर तैयारी कर सकेंगे, जबकि शिक्षक डायरी दैनिक व साप्ताहिक कक्षा कार्य को व्यवस्थित करने में मदद करेगी। सरकार के शिक्षण सामग्री की समय पर आपूर्ति और स्कूलों पर वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इसका सीधा लाभ जो है विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया से। अगली बड़ी खबर पटना से आ रही है। बिहार कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर मोहर लग गई है। स्किल ट्रेनिंग के लिए 430 करोड़ मंजूर हो गए हैं। पटना में बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने स्टैंड अलोन निजी BEd कॉलेजों को बहु विपक्षीय डिग्री कॉलेज के रूप में विकसित करने का फैसला लिया, जहां कला, विज्ञान, वाणिज्य, कौशल आधारित पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। अगर बात की जाए तो 7 निश्चय 3 के तहत कुशल युवा कार्यक्रम को 2026-27 से लेकर 2030-31 तक जारी रखने के लिए 430
1.8 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके तहत एआई, ड्रोन, सोलर टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग समेत कई क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार के अनुसार इससे हर साल 2.57 लाख से अधिक युवाओं को ट्रेनिंग व 6,436 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार के 12 शहरों में ग्रीनफील्ड टाउनशिप के लिए जमीन खरीद और बिक्री पर लगी रोक हट गई है। सम्राट सरकार का फैसला है। बिहार सरकार ने राज्य में विकसित की जा रही 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के बाद जमीन की खरीद और बिक्री को और इसके अलावा हस्तांतरण पर लगी रोक को हटाने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के फैसले के बाद जमीन मालिक तय नियमों के तहत अपनी जमीन बेच या फिर ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि जमीन खरीदने के बाद मनमाने निर्माण की अनुमति नहीं होगी और भूमि विकास व भवन निर्माण विकास योजना और संबंधित डीसीआर के नियमों के अनुसार ही किया जाएगा। पटना, सोनपुर, छपरा, सीतामढ़ी, हरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुंगेर, गया और डेरी में भी ये टाउनशिप जो है विकसित की जा रही है। पाटिलपुत्र ग्रीनफील्ड टाउनशिप में जमीन की खरीद बिक्री पर रोक पहले ही हटाई जा चुकी है। अब बात करते हैं सीएम धामी की। तो सीएम धामी के सामने रो पड़ी ताइक्वांडो खिलाड़ी सायरा, कहा मुझसे 1.5 लाख मांगे हैं। इंटरनेशनल टूर्नामेंट छूट गया। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में एक छात्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में चयन के बावजूद आर्थिक समस्या के कारण हिस्सा न लेने पाने की बात कही है। सीएनआई गर्ल स्कूल की छात्रा सायरा ने बताया कि जम्मू में नेशनल प्रतियोगिता के बाद उसका रोमानिया में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन हुआ था। छात्रा के मुताबिक प्रतियोगिता में जाने के लिए करीब 3.70 लाख रुपए का खर्च बताया गया था, जिसमें लगभग 1.70 लाख रुपए की सहायता मिलने की बात कही गई थी, जबकि करीब 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था उसने खुद करनी थी। आर्थिक परेशानी के कारण वह प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकी। अपनी बात बताते हुए छात्रा भावुक हो गई। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को छात्रा के स्कूल और ताइक्वांडो प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारियां जुटाने के निर्देश भी दिए हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में सरकारी भर्ती की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। सीएम फडणवीस ने किया हाई लेवल मीटिंग और कमेटी का गठन। महाराष्ट्र में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति राज्य के सभी राजस्व संभागों में जाकर छात्रों, शिक्षण संस्थानों व अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव लेगी और परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। समिति की अध्यक्षता जो है सामान्य प्रशासन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वी राधा करेंगी और मुख्यमंत्री ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों पर सख्ती दिखाते हुए केंद्र के कड़े कानून को महाराष्ट्र में लागू करने की प्रक्रिया जो है अगले पखवाड़े में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा राज्य में कम से कम 25,000 सुरक्षित क्लासरूम तैयार करने, परीक्षा के दौरान प्रशासन व पुलिस विभाग के बीच में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है। अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां सीएम सुखविंदर ने कहा कि मछुआरा समितियों पर लगा जुर्माना माफ हो गया। कोल्ड स्टोर के लिए अब 80% मिलेगा अनुदान। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मछुआरों को बड़ी राहत देते हुए मछुआरा समितियों पर लगाया गया 5 गुना जुर्माना माफ करने का ऐलान कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर के धराड़ सानी में मछुआरा सम्मान समारोह के दौरान कहा कि कोल्ड स्टोरेज इकाई स्थापित करने पर अब 70% की जगह 80% जो है अनुदान दिया जाएगा। मछलियों को दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेटर वाहनों की खरीद पर 70% सब्सिडी भी मिलेगी। सरकार ने मछुआरों के लिए लाइफ जैकेट उपलब्ध करवाने को 50 लाख और लैंडिंग सुविधाओं के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। वहीं मुख्यमंत्री मछुआरा सम्मान निधि योजना के तहत 1500 मछुआरों को 3500 रुपए प्रति लाभार्थी की दर से कुल 52.50 लाख रुपए डीबीटी के जरिए दिए गए हैं। अब बात करते हैं सीजेपी की, यानी कि कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की। वो बोले कि जंतर मंतर सीजन 2 जल्द आएगा। हमें दिल्ली में बैठकर बैठक के लिए हॉल नहीं मिला तो बीजेपी पर धमकी देने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार को शातिर आंदोलन की तर्ज पर जल्द एक और प्रदर्शन शुरू करने का ऐलान किया है, जिसे उन्होंने जंतर मंतर सीजन 2 का नाम दिया। दीपिके ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पार्टी के वॉलंटियर्स की बैठक के लिए हाल नहीं मिल रहा था और इसके पीछे राजनीतिक दबाव है। उन्होंने कहा कि पार्टी इससे पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले को लेकर सीजेपी ने जंतर मंतर पर 37 दिन तक धरना दिया था, जो 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और मांगे माने जाने के बाद खत्म हो गया था। पार्टी अब देश भर पर लिसनिंग टूर
टूर शुरू करने और स्वतंत्रता दिवस से शिक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देने की तैयारी में है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। शाह बोले कि स्पीकर चर्चा के लिए घंटे तय करें, मैं सदन में रहूंगा। ओम बिरला को लेकर लेटर लिखा गया है। राहुल बोले कि हमें लेक्चर नहीं सुनना। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर नीट पेपर लीक और छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय तय करने की मांग की है। शाह ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और वह खुद सदन में मौजूद रहेंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को लेक्चर नहीं चाहिए, पहले ये बताया जाए कि जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ कार्रवाई किसके आदेश पर हुई थी। इसी बीच लोकसभा में एफसीआरए संशोधन बिल 2026 को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है। समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का इस्तीफा। फरवरी 2027 तक जिम्मेवारी संभालते रहेंगे। नोएल टाटा से मतभेद है तो ट्रस्ट में खींचतान की जो है इसकी वजह बनी है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वे 20 फरवरी 2027 तक पद पर बने रहेंगे। उनका इस्तीफा जो है 18 अगस्त को होने वाली टाटा सन्स की एग्जिम से पहले आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके तीसरे कार्यकाल के दौरान टाटा ट्रस्ट के भीतर सहमति नहीं बन सकी और नए कारोबारियों में निवेश व उनके प्रदर्शन को लेकर मतभेद सामने आए हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि उनके अगले 5 साल के कार्यक्रम के विस्तार का प्रस्ताव जो है सर्वसम्मति से आगे नहीं बढ़ सका है, जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। इस्तीफे की खबर के बाद टीसीएस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर समेत टाटा समूह की कुछ सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा पर जांच कमेटी का बड़ा फैसला सामने आया। यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से नकदी बरामद होने के मामले में संसद की जांच कमेटी ने उनके खिलाफ लगाए गए तीनों आरोपों को साबित माना है। कमेटी के मुताबिक आवास के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में अस्पष्ट और बिना हिसाब की नकदी मिली थी और मामले से जुड़े सबूतों को भी ठीक तरीके से सुरक्षित नहीं रखा गया था। रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के जवाबों को टालमटोल वाला और संतोषजनक नहीं बताया गया। हालांकि कमेटी ने यह निष्कर्ष नहीं दिया कि बरामद नकदी व्यक्तिगत रूप से जस्टिस वर्मा की थी या नहीं। रिपोर्ट 12 अगस्त 2026 को संसद में पेश की जाएगी और अब आगे की कार्रवाई का फैसला जो है संसद के स्तर पर होगा। अब बात करते हैं वेदर अपडेट की। तो भारत में मानसून की दस्तक। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव से कई राज्यों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने नए कम दबाव के क्षेत्र के सक्रिय होने के कारण 13 अगस्त 2026 को भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम काफी संवेदनशील बना रहेगा, जिसके चलते ओडिशा, गंगई, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों में उत्तर प्रदेश में गरज चमक व तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया गया। मानसून के इस चरम दौर में देश का औसत तापमान की अगर बात की जाए तो 26 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने का अनुमान है, जबकि हवा में अत्यधिक नमी के साथ साथ उमस बनी रह सकती है। मौसम विभाग ने स्थानीय स्तर पर जलभराव और आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की, लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। ऑनलाइन राइड्स बुक करने के बदले गए हैं नियम। सरकार ने एडवांस टिप फीचर पर लगा दी है रोक। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन राइड बुकिंग प्लेटफॉर्म्स ओला, उबर, रैपिडो को राइड से पहले टिप देने की सुविधा बंद करने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि एडवांस टिप का विकल्प यात्रियों पर अतिरिक्त भुगतान का दबाव डाल सकता है। इससे ये धारणा बन सकती है कि पहले टिप देने पर राइड जल्दी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया कि टिप पूरी तरह यात्री की इच्छा पर निर्भर होनी चाहिए, इसे राइड मिलने से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यात्री चालक की सेवा से संतुष्ट होने के बाद यात्रा पूरी होने के बाद अपनी इच्छा से टिप दे सकते हैं। सरकार का उद्देश्य राइड बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना, यात्रियों को अनावश्यक और अतिरिक्त भुगतान के दबाव से बचाना है। अब बात करते हैं टेक न्यूज की। तो एयरटेल को झटका लगा है, महंगा हो गया रिचार्ज करवाना। कंपनी ने हटा दिया सस्ता प्लान, दूसरे पैक में भी किया गया बदलाव। एयरटेल ने अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव करते हुए कई पुराने डेली डेटा प्लान हटा दिए हैं। अब कंपनी के डेली डेटा वाले अनलिमिटेड प्लान की शुरुआत जो है 349 रुपए से होगी, जिसमें 28 दिनों तक रोज 2 GB हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS प्रतिदिन मिलेंगे। इस प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ
साथ साथ अडोब एक्सप्रेस प्रीमियम, एप्पल म्यूजिक और हेलो ट्यून्स जैसे अतिरिक्त फायदे भी दिए जाएंगे। वहीं 899 के प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी और रोज 1.5 GB डाटा भी मिलता है, जबकि कंपनी के कई पुराने 1 GB और 1.5 GB डेली डेटा वाले प्लान जो है अब उपलब्ध नहीं रह पाएंगे। हालांकि प्लान और फायदे मोबाइल नंबर और टेलीकॉम सर्कल के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए गूगल पिक्सल 11 की, तो गूगल पिक्सल 11 सीरीज जो है भारत में लॉन्च होने वाली है। टेंसर G6 के साथ 4 नए फोन लॉन्च होंगे, जबकि पिक्सल वॉच के भी 5 की भी पेशकश होगी। गूगल ने भारत में अपनी नई पिक्सल 11 सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसमें पिक्सल 11, पिक्सल 11 प्रो, पिक्सल 11 प्रो एक्सएल, पिक्सल 11 प्रो फोल्ड शामिल है। नए स्मार्टफोन्स में टेंसर G6 चिप, ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले, बड़ी बैटरी, बेहतर कैमरा फीचर दिए गए। इस बार AI फीचर पर खास जोर दिया गया और गूगल ने पूरी सीरीज में जमनी आधारित नए फीचर भी जोड़े हैं। इसके साथ साथ पिक्सल वॉच 5 भी लॉन्च की जाएगी, जिसमें नया प्रोसेसर, बेहतर बैटरी बैकअप और ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले मिल सकता है। भारत में पिक्सल 11 की शुरुआती कीमत की अगर बात की जाए तो 89,999 रुपए से स्टार्ट होगी, जबकि पिक्सल 11 प्रो की कीमत जो है 1,09,999 रुपए से, 11 प्रो एक्सएल की कीमत जो है 1,24,999 रुपए बताई जा रही है। लॉन्च ऑफर में चुनिंदा खरीद पर 10,000 रुपए तक इंस्टेंट कैशबैक और 9,000 तक एक्सचेंज बोनस और 24 महीने तक नो कॉस्ट EMI शामिल है। अब बात करते हैं मिडल ईस्ट की, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। ट्रंप बोले कि स्टील की दीवार से ईरान बेबस हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को दावा किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर फिलहाल अमेरिका का पूरा नियंत्रण है, अमेरिका इसे अपने नियंत्रण में बनाए रख सकता है। ट्रंप ने अमेरिकी नौसेना नाकेबंदी को स्टील की दीवार बताते हुए कहा कि ईरान के पास इसका मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि ईरान की नौसेना, वायुसेना बुरी तरह कमजोर हो चुकी है, उसके बचे हुए सैनिकों को वेतन तक नहीं मिल पा रहा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका की कार्रवाई के कारण होर्मुज के जहाजों की आवाजाही पर उसका प्रभाव बढ़ा है। हालांकि पूरा नियंत्रण जो है ट्रंप का दावा है, जिसे स्वतंत्र रूप से पूरी तरह सत्यापित तथ्य के रूप में नहीं माना जा सकता। स्टेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे अहम तेल परिवहन मार्गों में से एक है, जिसके इसलिए जहां जारी तनाव जो है उसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ टैरिफ से रूसी तेल तक की अगर बात की जाए तो भारतीयों को खरी से बेचैन हुए ट्रंप के सहयोगी नवारो बोले भूल नहीं सकता। अमेरिका के वरिष्ठ काउंसलर पीटर नवारो ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में अच्छे कामकाजी संबंध हैं। रूस से भारत के तेल आयात पर अमेरिकी टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद सुलझा लिए जाएंगे। नवारो ने आरोप लगाया कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदना शुरू किया और उससे जुड़े रिफाइंड उत्पादों के व्यापार से रूस की युद्ध मशीनरी को मदद मिली है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा अब सुलझ गया है। भारतीयों की ओर से सोशल मीडिया पर हुई आलोचना का जिक्र करते हुए नवारो ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए। अब बात करते हैं चीन की, तो चीन को पहले से ही थी इस्लामिक नाटो की भनक। महीने पहले सुरक्षा गठबंधन का ब्लूप्रिंट चर्चा में था। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की के बीच में हुए रक्षा समझौते से महीने पहले ही चीन के सरकारी मीडिया में एक संभावित नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। 24 जुलाई को चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली में प्रकाशित लेख में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र के बीच में सहयोग को मध्य पूर्व से दक्षिण एशिया तक फैले संभावित सुरक्षा ढांचे के रूप में देखा गया था। लेख में चारों देशों की सैन्य, आर्थिक, रणनीतिक क्षमताओं को जोड़ते हुए कहा गया था कि इनका सहयोग अहम समुद्री मार्गों, ऊर्जा बाजारों और बड़ी आबादी वाले क्षेत्र पर प्रभाव डाल सकता है। खास बात यह है कि सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की रक्षा समझौता 7 अगस्त को सामने आया, जबकि चीन का सरकारी मीडिया इससे पहले ही सुरक्षा ढांचे की जरूरत और संभावनाओं पर चर्चा कर रहा था। इससे संकेत मिलता है कि बीजिंग इस क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरण पर काफी पहले से नजर रखे हुए था। अब बात करते हैं लाल किला ब्लास्ट मामले के बारे में, तो NIA बताएगी हर आरोपी का रोल। 7500 पन्नों की चार्जशीट पर 27 अगस्त को होगी सुनवाई। लाल किला के बाहर हुई कार ब्लास्ट मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने NIA की 7500 पन्नों की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की है। NIA ने मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें 580 से अधिक गवाहों के बयान शामिल हैं। विशेष NIA जज प्रशांत शर्मा ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि वह हर आरोपी की भूमिका का स्पष्ट और विस्तृत विवरण अदालत में पेश करें। इसके साथ ही कोर्ट ने चार्जशीट और संबंधित दस्तावेजों की जांच की रिपोर्ट भी मांगी है। अदालत ने यह भी कहा कि NIA का संक्षिप्त नोट मिलने
के बाद आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का आदेश दिया जाएगा। वहीं विस्फोट में मारे गए मुख्य आरोपी उमर उन नबी की मृत्यु जो है सत्य पर रिपोर्ट भी एनआईए से मांगी गई है। इसी बीच नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। भारत क्यों बढ़ा रहा है राइफल की संख्या? 111 जेट की मेगा डील पर चीन और पाक की नजर बनी हुई है। भारतीय वायुसेना की लगातार कम होती फाइटर स्क्वाड्रनों की संख्या को देखते हुए भारत 114 राइफल लड़ाकू विमानों की बड़ी खरीद की दिशा में आगे बढ़ रहा है। फ्रांस की डेसियोट एविएशन ने करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की प्रस्तावित डील के साथ भारत को टेक्निकल और कमर्शियल प्रपोजल सौंप दिया है। प्रस्ताव में बड़े पैमाने पर भारत में उत्पादन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रावधान शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने फरवरी में इस खरीद के लिए जरूरत को मंजूरी दे दी है और आगे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद डील को कैबिनेट मंत्री ऑन सिक्योरिटी से अंतिम मंजूरी मिलनी होगी। माना जा रहा है कि 114 राइफल भारत की मौजूदा वायु क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ तेजस MK2 और AMCA जैसे स्वदेशी लड़ाकू विमानों के तैयार होने तक एक अहम रणनीतिक अंतर को भरेंगे। चीन और पाकिस्तान भी इस बड़े रक्षा सौदे पर करीब से नजर रखे हुए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। इमरान खान की मौत का दावा झूठा निकला। पाकिस्तानी पत्रकार एक दिन बाद ही पलट गया। पीटीआई बोली मिलने दो नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत को लेकर फैली खबरों के बीच में पाकिस्तानी पत्रकार वजात सैयद खान ने अपने दावे को वापस लेते हुए कहा कि ये सेना के सूत्रों से मिली आशंकाओं पर आधारित आलंकन था, पक्की जानकारी नहीं थी। इसके बाद पाकिस्तान सेना ने इमरान खान के जीवित होने की पुष्टि करते हुए मौत की खबरों को खारिज कर दिया है। इमरान की पार्टी पीटीआई ने कहा कि अगर उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी गई तो बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाएगा। पार्टी ने 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च का ऐलान भी किया है। इमरान अगस्त 2023 से जेल में बंद है और परिवार व पार्टी नेताओं को उनसे मिलने की अनुमति को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। अब बात करते हैं सीएम सम्राट चौधरी की। तो सीएम सम्राट चौधरी की बीजेपी मंत्रियों संग बैठक खत्म हो गई। तेजस्वी के राजभवन मार्च पर केदार गुप्ता का हमला हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को लोक सेवक आवास पर भाजपा कोटे के मंत्रियों के साथ साथ बैठक कर विभिन्न विभागों में कामकाज योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। बैठक के बाद मंत्री केदार गुप्ता ने बताया कि फिलहाल भाजपा कोटे के मंत्रियों के साथ समीक्षा हुई है और आगे सभी मंत्रियों के साथ विभागवार बैठक की जाएगी। वहीं 19 अगस्त को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के प्रस्तावित राजभवन पैदल मार्च पर केदार गुप्ता ने निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने विपक्ष और तेजस्वी यादव को नकार दिया है। तेजस्वी यादव सरकार के कामकाजी और विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, जिससे बिहार में सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। अगली बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को अल्टीमेटम मिला। एक हफ्ते में छात्रों की मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे आमरण अनशन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने छात्र आंदोलन को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। रघुवर दास ने कहा कि अगर छात्रों की जायज मांगों पर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वह भगवान बिरसा मुंडा के स्मारक स्थल पर आमरण अनशन जो है वो शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि वे खुद आंदोलन से निकले नेता है, छात्रों व युवाओं की समस्याओं को समझते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य में सरकार की नीतियों से छात्र, किसान और मजदूर परेशान है। जनता में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की कमियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता की आवाज उठाना है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। आईपीएस रतनलाल डांडी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। पीड़िता महिला ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में दायर की याचिका, जांच अधिकारियों को बदलने की मांग। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आईपीएस रतनलाल डांगी से जुड़े मामले में पीड़िता की याचिका पर सुनवाई हुई है। पीड़िता ने मौजूदा जांच अधिकारियों को बदलकर वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से जांच करवाने की मांग की है। जस्टिस AK प्रसाद की सिंगल बेंच ने गृह सचिव और पुलिस मुख्यालय को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि मौजूदा जांच अधिकारियों की रैंक और अन्य परिस्थितियों के कारण वे मामले की जांच के लिए उपयुक्त नहीं है। पीड़िता ने डांगी की कथित संपत्तियों की जांच, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। रुक करते हैं अगली बड़ी और अहम खबर का। जानलेवा हमले के मामले में 3 बुजुर्ग आरोपी जो है 40 साल बाद बरी हो गए। हाईकोर्ट ने दोष मुक्त कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 40 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में 3 बुजुर्ग आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया है। मामला 1982 के मैनपुरी में जसराना थाना क्षेत्र में हुए
हमले से जुड़ा है, जिसमेमें रोशन लाल पर लाठियों से हमला करने का आरोप था। निचली अदालत ने 1986 में 4 आरोपियों को आईपीसी की धारा 307 34 के तहत 2-2 साल की सजा सुनाई थी। अपील के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी, जबकि बाकी 3 आरोपी जो है करीब 70 वर्ष के हैं। हाई कोर्ट ने पाया कि अभियोजक पक्ष हत्या की मंशा या उसके ज्ञान को साबित नहीं कर सका। गवाहों के बयानों में भी गंभीर विरोधाभास थे और कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए तीनों को दोष मुक्त कर दिया है और बरी कर दिया है। अब बात करते हैं सऊदी अरबिया की। तो सऊदी अरबिया में फंसे उत्तरकाशी के इंदरमनी की वतन वापसी के लिए सीएम धामी ने जयशंकर को लिखा पत्र। सऊदी अरब में कई वर्षों से फंसे उत्तरकाशी निवासी इंदरमनी नौटियाल की सुरक्षित भारत वापसी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। इंदरमनी 2018 में रोजगार के लिए सऊदी अरब गए थे, वहां ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। एक सड़क हादसे के बाद उन्हें 1 साल की सजा हुई, जबकि कंपनी मालिक पर 9 लाख सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया गया था। आरोप है कि जुर्माना जमा नहीं होने के कारण इंदरमनी को बंधक जैसी स्थिति में रखा गया। उन पर रकम चुराने का दबाव बनाया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि विदेश मंत्रालय से उन्हें कानूनी व आर्थिक सहायता दिलाने और सुरक्षित भारत वापस लाने की व्यवस्था के लिए अनुरोध किया है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी की। तो विद्युत शिविर में खुली व्यवस्था की पोल, 57% उपभोक्ताओं के बिल निकले गड़बड़, 13,000 से अधिक बिल संशोधित हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में लगाए जा रहे विशेष विद्युत उपभोक्ता समाधान शिविरों में बिजली बिलों की बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है। महज 11 दिनों में 50,995 उपभोक्ताएं जो है विभिन्न शिकायतें लेकर शिविरों में पहुंचे, जिनमें 22,785 ने बिल में गड़बड़ी की शिकायत की है। जांच के बाद 13,109 यानी कि करीब 57% जो है बिल गलत पाए गए हैं। उन्हें संशोधित करना पड़ा है। स्मार्ट मीटर से जुड़े 3,348 और नॉन स्मार्ट मीटर से जुड़े 9,761 बिल भी गलत पाए गए हैं। इसके अलावा खराब मीटर बदलने के 4,745 मामलों में 3,089 मीटर बदले गए हैं, जबकि टैरिफ जो है परिवर्तन से 2,099 आवेदनों में 1,870 निरांतन किया गया। मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट की अगर बात की जाए तो 12,537 मामलों में से 11,931 का समाधान किया गया है। अब बात करते हैं कंगना रनौत की। तो कंगना ने दिल्ली सीएम के साथ मनाई तीज, कीन के गाने पर लगाए ठुमके, साझा की तस्वीर। अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बुधवार को देर रात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर तीज का त्योहार मनाया है। इनकी तस्वीरें जो है इंस्टाग्राम पर साझी भी की है। इस मौके पर कंगना हरे रंग की साड़ी में नजर आई है। उन्होंने रेखा गुप्ता के साथ भी कई फोटो खिंचवाई हैं और पोस्ट की हैं। कंगना ने अपने संदेश में इसे अपनी पहली तीज बताते हुए कहा कि रेखा गुप्ता ने उन्हें अपनी बड़ी बहन जैसा प्यार और दुलार दिया, उन्हें अपने घर जैसा अपनापन महसूस हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सभी को तीज की शुभकामनाएं भी दी हैं। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद जी।